बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये तीनों न्यूमेरिकल्स कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हैं। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ यूनिफॉर्म रॉड 1 मीटर लॉन्ग विद वेट 6 न्यूटन can be supported in a horizontal position on a sharp edge with weights of 10 Newton and 15 Newton suspended from its ends. What is the position of point of balance? इस न्यूमेरिकल में आपको एक रॉड दिया गया है जिसका वेट है 6 न्यूटन और उसकी लेंथ है 1 मीटर। सपोज करें कि ये वो रॉड है जिसकी लेंथ है आपके पास 1 मीटर और इसका जो अपना वेट है वो है 6 न्यूटन और इसको आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बैलेंस किया एक शार्प एज के ऊपर। अभी वो मैंने शार्प एज शो नहीं किया, पहले हम बाकी क्वेश्चन को समझते हैं। और उसने ये कहा कि जब आप इसको शार्प एज पर बैलेंस करेंगे तो इसके जो दोनों एंड्स हैं उनमें से एक एंड पर सपोज ये एंड 10 न्यूटन वेट हैंग हुआ है और जो दूसरा एंड है उस पर 15 न्यूटन वेट हैंग हुआ है। आपने ये बताना है कि अगर ये 2 वेट्स इसके एंड्स पर हैंग हैं और इसका अपना वेट 6 न्यूटन है तो फिर आप इस पूरी 1 मीटर लेंथ में कहाँ पर उस एज को प्लेस करेंगे कि आपका ये रॉड बैलेंस पोजीशन में आ जाए। सो आपने उस वेज या उस एज की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। पहले हम इसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस रॉड का वेट है 6 न्यूटन। हम अगर ये सपोज कर लें कि 6 न्यूटन का हाफ इस एंड पर एक्ट कर रहा है और उसी 6 न्यूटन का हाफ इस एंड पर एक्ट कर रहा है क्योंकि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो अगर हम इसके वेट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो सपोज इस एंड पर 3 न्यूटन वेट एक्ट कर रहा है तो इस एंड पर भी फिर 3 न्यूटन वेट एक्ट करेगा। अब हमने बैलेंस पोजीशन को फाइंड करने के लिए एज को लेट्स सपोज यहाँ पर प्लेस किया। जब आपने एज को प्लेस किया तो इसकी ये वाली जो पोजीशन है इसका इस एंड से अगर डिस्टेंस हम लेते हैं x मीटर तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा ये फिर कितना होगा, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस था 1 मीटर। उस 1 मीटर में से x यहाँ पर आया तो ये जो रिमेनिंग बचेगा ये बचेगा 1 माइनस x, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ थी 1 मीटर तो ये आपके पास 1 माइनस x मीटर हो जाएगा। अब ये इसकी डायग्राम है। अब आपने इस पर बेसिकली इस x डिस्टेंस को फाइंड करना है कि आपका जो एज है वो किस पोजीशन पर प्लेस्ड है जिसमें आपके पास ये पूरा रॉड बैलेंस्ड है। सो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए ऑब्वियसली यही जो आपका पॉइंट है जहां पर आपने एज को प्लेस किया है ये आपका पिवट पॉइंट होगा या एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अब इसमें आपके पास ये जो 2 वेट्स हैं, एक है 10 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये कंबाइन होकर बनेंगे 13 न्यूटन। ये इस वक्त इस सिस्टम में एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। सो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग आपके पास सम ऑफ टॉर्क्स क्या होना चाहिए, 0। इसका टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ये आपके पास 18 न्यूटन कंबाइन होकर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। सो जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 10 + 3 न्यूटन और इसका मोमेंट आर्म कितना है आपके इस पॉइंट ए से, वो है 1 माइनस x। आप यूनिट ना लिखें क्योंकि बीच में यूनिट लिखने से आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ये आपके पास है 18 न्यूटन कंबाइन होकर वेट और इसका जो मोमेंट आर्म है वो है x। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 13 1 माइनस x माइनस 18x इक्वल्स टू 0।
13 को मल्टीप्लाई करें तो 13 माइनस 13x माइनस 18x, आप इन दोनों को ऐड कर दें, 31x बनेगा ये। अब आपने x फाइंड करना है तो x की वैल्यू हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 31 और ये आ जाएगा 0.41 मीटर। सो इसका मतलब है कि आपका ये जो वेज है ये बेसिकली 0.41 मीटर फ्रॉम दिस एंड प्लेस किया गया है और इस पोजीशन पर ये रॉड आपका बैलेंस्ड है। सो आपने देखा कि आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज़ किया। बस यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि जो इसका वेट है 6 न्यूटन, उसकी आपने डिस्ट्रीब्यूशन एंड्स पर कर देनी है, तो हाफ वेट रॉड का 3 न्यूटन इस साइड पर आ जाएगा और 3 न्यूटन आपका लेफ्ट साइड पर आ जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, सेकंड न्यूमेरिकल आज का भी रिलेटेड है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से ही। इसमें आपके पास एक लैडर है, एक सीढ़ी है जिसे आपने इस दीवार के साथ प्लेस किया हुआ है और जिस दीवार के साथ आपने प्लेस किया है यहाँ से उस दीवार का जो इस पर रिएक्शन है उसे हमने FW यानी वॉल रिएक्शन से इंडिकेट किया और यहाँ पर ग्राउंड पर जब इसका ये वाला एंड ग्राउंड को टच करेगा तो ग्राउंड आपके पास फ्रिक्शन वाली है और उस ग्राउंड का जो रिएक्शन इस लैडर के ऊपर आ रहा है उसे हमने FG यानी ग्राउंड फोर्स से इंडिकेट किया हुआ है। ये लैडर जिस एंगल पर अर्थ के साथ प्लेस की गई है वो एंगल है 70 डिग्री और इस लैडर की जो टोटल लेंथ है वो है 4 मीटर और इस लैडर का अपना वेट इसके इस सेंटर पर एक्ट करेगा और लैडर का वेट है 120 न्यूटन। अब इस सिचुएशन में आपसे दो फोर्सेस कैलकुलेट करने को कहा गया कि आपके पास इस वॉल का जो रिएक्शन आ रहा है लैडर पर वो कैलकुलेट करें और ग्राउंड का भी जो इस लैडर पर रिएक्शन आ रहा है वो कैलकुलेट करें। यहाँ पर ये तो सिंपल है कि आपके पास जो वॉल का रिएक्शन है वो आपके पास इस स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट हुआ, लेकिन जो ग्राउंड का रिएक्शन इस लैडर पर आ रहा है वो एक इंक्लाइंड फोर्स है। उस इंक्लाइंड फोर्स के आपको अगर कंपोनेंट्स ड्रॉ करने पड़े तो बेसिकली ये रिएक्शन ऑफ ग्राउंड टू कंपोनेंट्स का कंबाइंड इफेक्ट है या रिजल्टेंट है। ये इसके पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ FG और ये वाली जो साइड है ये हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ FG। सो इसका मतलब कि ये जो ग्राउंड फोर्स एक्ट कर रही है ऑन द लैडर वो इन दो फोर्सेस का कंबाइंड या रिजल्टेंट इफेक्ट है। इसी चीज़ को अगर आप सेपरेटली ड्रॉ करें तो आप यूं ड्रॉ करेंगे कि लैडर का ये वाला जो एंड है यहाँ से ग्राउंड इसको इस तरफ भी प्रेस कर रही है या रिएक्शन एक्सर्ट कर रही है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी इस पर रिएक्शन आ रहा है और ये दो रिएक्शन बेसिकली इस FG के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं। सो अगर आपने रिएक्शन ऑफ वॉल कैलकुलेट करना है या अगर आपने ग्राउंड का रिएक्शन कैलकुलेट करना है तो आपको बेसिकली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ही यूज करनी पड़ेंगी। सो पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। A 4 meter long ladder with weight of 120 Newton leans against a wall making 70 degree above a cement floor. Assuming the wall is frictionless but the floor is not, determine the forces exerted on the ladder by the floor and by the wall. इस क्वेश्चन को मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया कि लैडर को किस तरह आपने वॉल के साथ प्लेस किया हुआ है। वॉल का जो रिएक्शन लैडर पर आ रहा है वो FW है और जो ग्राउंड का रिएक्शन आ रहा है वो FG है जो कि रिजल्टेंट है FH और FV का। अब यहाँ पर डाटा आपने प्लेस किया, लेंथ ऑफ लैडर गिवन है, वेट ऑफ लैडर भी गिवन है, रिएक्शन ऑफ वॉल और रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ये दोनों आपने कैलकुलेट करने हैं। सो पहले हम इस सिचुएशन पर इम्प्लीमेंट करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस को ऑब्जर्व करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग एक ये फोर्स है FH
और दूसरी ये फोर्स है Fw। ये आपके पास राइट साइड पर जा रही है, फोर्स का डायरेक्शन है, और ये लेफ्ट साइड पर है। इसके अलावा कोई भी इस डायग्राम में एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं है। सो जब आप फर्स्ट कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे तो सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या होगा? देयर आर टू फोर्सेस, एक है FH जो कि राइट साइड पर है, उसे आप पहले लिखेंगे पॉजिटिव, और FW आपके पास लेफ्ट साइड पर जा रही है। सो ये आपके पास नेगेटिव में आएगी, तो माइनस FW इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास इक्वेलिटी आई, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू वॉल फोर्स, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। यानी अगर आपने ये FH कैलकुलेट करना है तो अगर आपको FW पता चल जाएगा तो वही ऑटोमेटिकली FH की वैल्यू भी होगी। सो ये हो गई इक्वेशन 1 फॉर x कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अब इसी फर्स्ट कंडीशन में y कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं। डायग्राम में देखें अगर आप, तो ये आपके पास एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है और ये FV एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। इसके अलावा कोई भी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स नहीं है। सो इसका मतलब FV और W ये दो फोर्सेस आप यूज करेंगे फॉर समेशन ऑफ y फोर्सेस। FV आपके पास है अपवर्ड और वेट है आपके पास डाउनवर्ड। सो एक को आपने पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिखा। वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू वेट, और ये वेट आपको गिवन है, दैट इज 120 न्यूटन। सो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड की फोर्स लग रही है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट ऑफ लैडर के इक्वल है, एंड दैट इज 120 न्यूटन। सो आपके ग्राउंड की जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है उसमें से एक कंपोनेंट तो आपको पता चल गया, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी आपको पता नहीं चला। उसको फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर आपने सेकंड कंडीशन को यूज करना है तो फिर आपको कोई ना कोई पिवट पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके अराउंड आप टॉर्क्स को कैलकुलेट करेंगे। सो इस डायग्राम में हमारे पास ये है पॉइंट A, इसे हम लेते हैं पिवट पॉइंट, या जिसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। अगर ये पिवट पॉइंट आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जब आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंप्लीमेंट करनी है तो सम ऑफ टॉर्क्स क्या होगा? 0। अब इसके लिए आप डायग्राम पर देखो तो दो फोर्सेस, एक वॉल का रिएक्शन और एक वेट, बेसिकली ये दो फोर्सेस हैं जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेंगी। ये वाली फोर्स इस पॉइंट के अबाउट, यानी पॉइंट A विच इज द पिवट पॉइंट, इसके अबाउट जब रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी तो वो कुछ इस तरह से होगा, और ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि जो वेट का टॉर्क प्रोड्यूस होगा टूवर्ड्स द पिवट पॉइंट, अगर आप उसका डायरेक्शन मेंशन करेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये वेट डाउनवर्ड है तो ये टूवर्ड्स द पिवट पॉइंट जब रोटेट करेगा तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन आएगी। कैसे पता चलता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? उसके लिए आप ये बात याद रखें कि जब भी फोर्स से आपने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो टर्निंग इफेक्ट टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट लेना है। सो इसका अगर आप इस तरफ रोटेट करेंगे तो ये अवे फ्रॉम पॉइंट A हो जाएगा। सो आपने इस फोर्स का टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट रोटेशनल इफेक्ट लेना है। इसी तरह वेट का भी, अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट। सो इसको आपने टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट रोटेशनल इफेक्ट देना है, तो ये आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। सो इन दो फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए आपको मोमेंट आर्म की वैल्यूज भी चाहिए। तो जो आपके पास वॉल की फोर्स है वो है Fw, और उसका जो मोमेंट आर्म है या डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट वो आपके पास ऑब्वियसली यहाँ से अगर आप इस तरफ आए तो ये उसका टोटल डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से। सो ये वाला डिस्टेंस जो कि एक वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको अगर आपने फाइंड आउट करना है तो बेसिकली ये डिस्टेंस आपके पास इस डिस्टेंस के इक्वल है, विच इज BD। दोबारा सुन लें कि आपने इस फोर्स का अगर मोमेंट आर्म कैलकुलेट करना है जो कि डिस्टेंस होता है फ्रॉम पिवट पॉइंट, तो इसका मोमेंट आर्म बेसिकली ये डिस्टेंस होगा, जो आप अगर डायग्राम में देखें तो वो BD के इक्वल है। सो BD is the moment arm for wall reaction which is Fw। अब जो दूसरी फोर्स है वो है वेट। वेट का मोमेंट आर्म क्या होगा? वेट आपके पास यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड है।
अगर इस पॉइंट से आप पिवट पॉइंट को देखें तो AE is the moment arm for this weight. So AE को which is the distance of weight from the pivot point. तो AE को आप as a moment arm यूज करेंगे for weight. So ये इक्वेशन लिखते वक्त आपने मोमेंट आर्म की वैल्यूज जरा ध्यान से पुट करनी है. मोमेंट आर्म की वैल्यूज आपको डायरेक्टली डायग्राम में गिवन नहीं है. सो आपने BD और AE को ट्रायंगल्स की हेल्प से कैलकुलेट करना है. पहले मैं देखती हूँ कि जी BD को आपने कैसे कैलकुलेट करना है. अगर आप डायग्राम में देखें तो ABD ये आपके पास एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में आपको BD यानी परपेंडिकुलर की साइड कैलकुलेट करनी है. और आप जानते हैं कि साइन थीटा के अंदर परपेंडिकुलर वाली साइड एग्जिस्ट करती है. सो आपने इस ट्रायंगल ABD में से रेशो साइन थीटा को कैलकुलेट किया जो कि होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर है BD, हाइपोटेन्यूज है AB ये वाली साइड. तो BD किसके इक्वल आ जाएगा? AB साइन थीटा. सो आपने यहां पर BD की जगह प्लेस करना है AB साइन थीटा. अब अगर आप वेट का मोमेंट आर्म विच इज AE उसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप ट्रायंगल यूज करेंगे ACE. इस स्मॉलर ट्रायंगल में आपने AE को कैलकुलेट करना है जो कि बेस ऑफ द ट्रायंगल है. और आप जानते हैं कि कॉस थीटा की रेशो के अंदर बेस एग्जिस्ट करता है. सो आपने इस स्मॉलर ट्रायंगल AEC में कॉस थीटा को लिखा तो वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो बेस है AE और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है AC. सो AE डिवाइडेड बाय AC. यहां से AE की वैल्यू आ गई AC कॉस थीटा. सो आपने इस वैल्यू को यहां पर AE से रिप्लेस कर दिया विच इज AC कॉस थीटा. अब आपके पास थीटा की वैल्यू भी मालूम है, AC भी पता है, AB और थीटा मालूम है. सो इस डाटा से आप फाइंड आउट कर लेंगे मोमेंट आर्म फॉर रिएक्शन ऑफ द वॉल एंड वेट. अब आपने AB अगर डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो ये पूरा आपके पास था 4 मीटर. तो इसमें आपके पास आपको AB की वैल्यू 4 मीटर मिली और थीटा की वैल्यू साइन 70 है 120. और AC की वैल्यू क्या होगी? AC आपके पास हाफ ऑफ द लैडर है. तो अगर ये टोटल 4 मीटर है तो AC कितना हो जाएगा? 2 मीटर. सो AC की वैल्यू आप पुट करेंगे 2 एंड कॉस 70. अब इस इक्वेशन में सारा डाटा आपको मालूम है सिवाय रिएक्शन ऑफ वॉल के. सो आपने इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है और रिएक्शन ऑफ वॉल कैलकुलेट करना है. यहां पर आपने इस टर्म को सॉल्व किया तो यू विल गेट 3.758. इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 82.084. आपने इस टर्म को जो कि नेगेटिव साइन के साथ है इसे आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया और ये टर्म जो कि मल्टीप्लाई हो रही है FW के साथ इसे आपने इस साइड पर जाकर डिवाइड किया. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 21.84. ये आपके पास जो रिएक्शन ऑफ वॉल है ये उसकी वैल्यू आई है दैट इज 21.84. और आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो रिएक्शन ऑफ वॉल है दैट इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड फोर्स. सो अगर आपको FW पता चल गया तो इट मीन्स FH की वैल्यू भी यही होगी विच इज 21.84. FH की वैल्यू और FV की वैल्यू ये दो वैल्यूज आप जानते हैं कि FH और FV की दोनों वैल्यूज को यूज करके आप FG को कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए आपने ये इक्वेशन यूज की जो कि वेक्टर्स में आप यूज करते हैं रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए. FG is the resultant of FH and FV. So FH square plus FV का square. अंडर रूट में FH की वैल्यू आपके पास ये है 21.84 और FV की वैल्यू वेट के इक्वल है विच इज 120. सो आपने ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट की. इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 121.9 विच इज 122 न्यूटन. सो इट मीन्स कि जो वॉल का रिएक्शन लैडर पर आ रहा था वो था ये और जो ग्राउंड का रिएक्शन आ रहा था वो है 122 न्यूटन.
ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें आपके पास लैडर से रिलेटेड डाटा को आपने बड़े ध्यान से यूज़ करना है। अगर आपने किसी एक डाटा को भी रॉन्गली पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो ऑब्वियसली आप रॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो करने लग जाएंगे। सो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल। ये था आपके पास आज का सेकंड न्यूमेरिकल। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, देखते हैं आज के थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। ये न्यूमेरिकल भी अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 450 kg यूनिफॉर्म बीम सपोर्ट्स द लोड ऑफ 220 kg। डिटरमिन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स। आपको इसमें डायग्राम दी गई है और आपसे ये कहा गया है कि ये दो सपोर्ट्स हैं जिन पर आपने एक बीम को प्लेस किया हुआ है और उस बीम का अपना जो वेट है वो 450 kg के अकॉर्डिंग है। सो इस बीम के मिड पर एक्ट करेगा 450 kg। अब इसका मिड पॉइंट क्या होगा? आपको डायग्राम में ये गिवन है कि ये साइड 2.4 है और ये है 5.6। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो आपके पास 8 मीटर आंसर आता है। इसका मतलब इस रॉड की जो टोटल लेंथ है यहाँ से इस पॉइंट के बीच तक ये है 8 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली या इसके सेंटर पर विच इज 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ पर इसका वेट एक्ट करेगा। और इसने कहा डायग्राम में कि ये एक मैस है 220 kg का जो 2.4 मीटर फ्रॉम आर बी एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस डायग्राम में टोटल 4 फोर्सेस हैं। इसमें आर ए और आर बी जो इन सपोर्ट्स के रिएक्शंस हैं वो वर्टिकली अपवर्ड हैं और एक 450 kg जो के मैस ऑफ बीम है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है और एक और मैस जो 220 kg का है वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो 2 वर्टिकली अपवर्ड एंड 2 वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। यहाँ पर कोई भी फोर्स लॉन्ग एक्स एक्सिस नजर नहीं आ रही। सो जब आप इंप्लीमेंट करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो उसमें सिग्मा एफ एक्स आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए यहाँ पर कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। सो आप सिंपली सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। इसको जब आप यूज करेंगे तो ये दो फोर्सेस हैं अपवर्ड, सो ये आपने एक साइड पर लिख ली और ये दो फोर्सेस हैं डाउनवर्ड, इन्हें आपने दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये कि यहाँ पर मैसेज गिवन है 450 एंड 220, वो डायरेक्टली यहाँ पर जस्ट मैसेज पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग आएगा। यहाँ पर आपने वेट को, क्योंकि आप फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं तो मैसेज फोर्सेस नहीं होते, वेट फोर्सेस हैं। सो आपने 450 और 220 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करके वेट में कन्वर्ट करके यूज करना है। सो आपके पास 450 इंटू 9.8 प्लस 220 इंटू 9.8 ये दो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस थी, इन्हें आपने मल्टीप्लाई किया और फिर ऐड किया तो आपके पास आंसर बना 6566 न्यूटन। सो इट मीन्स कि आर ए प्लस आर बी क्या होगा 6566 न्यूटन। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आई। अब आपने सेकंड इसमें इक्वेशन बनानी है क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। सो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करना है इस डायग्राम में तो आपको कोई एक पॉइंट पिवट पॉइंट लेना पड़ेगा। सो हमने सपोज कर लिया कि ये पॉइंट ए है और ये इस डायग्राम में पिवट पॉइंट है। अब इस पिवट पॉइंट के अबाउट जब आपने टॉर्क्स को कैलकुलेट करना है तो क्योंकि आप सेकंड कंडीशन यूज कर रहे हैं तो सिग्मा टॉर्क क्या होना चाहिए 0। अब इसमें जो टॉर्क्स हैं उनके क्या डायरेक्शन है, आर बी का टॉर्क आपने फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट रोटेशन होगी। सो टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होगा और इसको आप टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट क्लॉकवाइज और सिमिलरली ये भी होगा क्लॉकवाइज। सो ये दो जो वेट्स हैं इनका जो टॉर्क होगा ये क्लॉकवाइज होगा और इसका एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में लिखते हैं सो आप उससे पहले लिखें और ये दोनों जो क्लॉकवाइज टॉर्क हैं ये नेगेटिव में लिखे जाएंगे सो ये आप विद नेगेटिव साइन यूज करें। आर बी का मोमेंट आर्म ऑब्वियसली ये टोटल डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए और ये टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बताया 5.6 प्लस 2.4 ये बनेगा 8।
सो आर बी को आपने उसके मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। और दूसरा आपके पास है 220 जिसके साथ है 220 इंटू 9.8 और उसका जो मोमेंट आर्म है पॉइंट ए से डिस्टेंस डायग्राम से क्लियर है कि वो डिस्टेंस है 5.6। और थर्ड वन है 450, इसको भी 9.8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सेंटर पर वेट एक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस 8 मीटर का हाफ होगा विच इज़ 4 मीटर। सो ये वैल्यूज़ आपने मल्टीप्लाई की तो आपके पास ये दो आंसर्स बने, इन्हें आपने ऐड किया और राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये आपके पास 29713.6 बना। अब आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 8 है, इसे आपने राइट हैंड साइड पर जाकर इस टर्म से डिवाइड किया तो यू विल गेट 7714 न्यूटन। ये आपके पास इस रिएक्शन आर बी की वैल्यू आई विच इज 3714 न्यूटन। एक रिएक्शन तो आपके पास आ गया, अब आपने सेकेंड रिएक्शन एट पॉइंट ए कैलकुलेट करना है। सो ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगी। अगर यहाँ पर आप आर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आर ए आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पुटिंग आर बी इन 1, आर बी की जगह आपने पुट किया 3714, इसे आपने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये -3714 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो यू विल गेट द रिएक्शन ऑफ पॉइंट ए विच इज 2852 न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट, ये भी था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में फिर मिलेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।